हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका एमसीक्यू सेशन होगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर और हमारा टॉपिक होगा यूनियन एंड द टेरिटरीज। ये हमारा पार्ट वन आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हेडिंग ही हमारा यूनियन एंड द टेरिटरीज है। चलिए बात करते हैं यूनियन एंड द टेरिटरीज होता क्या है। यूनियन एंड द टेरिटरीज वो पार्ट है जहां पर हमारे पूरे देश की स्टेट्स के बारे में मेंशन्ड है कि कौन सी स्टेट कहां पर है, क्या इसका पुराना नाम था, क्या इसका नया नाम है, और उसके साथ यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो उसके बारे में बताया जाता है। और पार्ट वन ही है हमारा वो जो हमारे साथ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करता है। आपको पता है 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, कौन सा आर्टिकल है, किस पार्ट में आता है, वो है आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये आता है। और ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट वन उसी के साथ डील करता है कि कैसे आप नई स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं और कैसे नई स्टेट्स को, मतलब पुरानी स्टेट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे ये यूनियन एंड द टेरिटरीज के ऊपर। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। अब से हर जो पार्ट किया जाएगा उसको दो तरह से किया जाएगा, मतलब 30-30 करके या 50-50 जितने भी हमें क्वेश्चन मिल पाएंगे उतने हम करेंगे, ताकि आपका इंडियन पॉलिटी में कोई भी जो टॉपिक है उसके ऊपर जो भी आपको डाउट होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। Who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish a new states? इसके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके पास अथॉरिटी है हमारे देश में नई स्टेट्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट इनटू ए न्यू स्टेट और इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। अगर आपने कोई नई स्टेट बनानी है हमारे देश के लिए, या पुरानी स्टेट को ख़त्म करना है, या एक स्टेट को तोड़ के दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके लद्दाख में किया गया और जम्मू कश्मीर की यूटी में किया गया ना, वो किसके पास आएगा? हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास या भारतीय संसद। ठीक है, संसद भवन के पास पूरी तरह से पावर है हमारे देश में किसी भी नई स्टेट को बनाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कुछ समझाया था। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। फिर उसके बाद आता है आगे, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, शेल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, रादर देन फेडरेशन। हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि हमारा देश क्या है? एक संघ है। ठीक है, एक संघ है, किसका? राज्यों का या स्टेट्स का एक संघ है, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है हमारे देश में? फेडरेशन तो अगर आप समझते ही होंगे क्या होता है, एक तरह की कम्युनिटी होती है जिन्होंने कुछ एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया होता है, अपने आप को एक साथ जोड़ा होता है। तो फेडरेशन में क्या होता है, जैसे अगर देश की बात की जाए, इंडिया क्या है? यूनियन है। ठीक है, हमारा देश यूनियन है, नॉट फेडरेशन। फेडरेशन या फेडरल कंट्री की बात करते हैं, फेडरल कंट्री लाइक यूएसए। हमारा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह नहीं है कि जैसे वहाँ की अगर स्टेट्स हैं ना, जो वो अपने आप को कभी भी क्या कर सकते हैं, यूएसए की सोविनिटी से अपने आप को अलग कर सकते हैं। पर हमारे देश में कोई भी स्टेट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही है कश्मीर मुद्दा क्या है, कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या कुछ भी उनकी डिमांड है। हर किसी स्टेट का कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम है ना, पर वो कभी भी अपने आप को अपने देश से, हमारे देश से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 उनको परमिशन ही नहीं देता। अगर हमारा देश, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए फेडरल कंट्री, अगर फेडरल कंट्री होता ना हमारा देश, तो हमारे देश में कोई भी स्टेट कभी भी अपनी मर्जी से अपने आप को अलग कर सकते थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। एक चीज याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 3 ही था जिसको यूज करके यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया था लद्दाख और उसके साथ साथ क्या, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 ही था। आर्टिकल नंबर 3 क्या करता है, पूरी तरह से हमारी इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है किसी भी तरह की नई स्टेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, जब भी आपने नई स्टेट बनानी है तो आपने क्या करना है, आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करना है। चलिए, और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 उनको कहता है कि हमारे देश में खाली पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी किसी भी स्टेट को नया बनाने में। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग खाली पार्लियामेंट के पास ही पावर है किसी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए, उसकी स्टेट बाउंड्री को बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए। ठीक है, ये भी हमारा किस में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 3 में ही मेंशनड है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? चलिए फिफ्थ का बताइए क्या आंसर होगा। इन्होंने बोला है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट आएगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, बिल्कुल ठीक है। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। वैसे हमने सिंपल बताना है कि नॉट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, एक नई स्टेट बना सकती है लॉ के थ्रू। ठीक है, और एक चीज़ और, आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बता दूं। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी आर्टिकल नंबर 3 लगाया जाएगा किसी स्टेट को तोड़ने के लिए, तो आपने क्या करना है, शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को मेंशन ज़रूर करना है। आपने बताना है कि उस स्टेट का नाम क्या चेंज करके रखा गया है और उसके साथ राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, ये आपने बताना है। तो यही चीज़ ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और एक चीज़, ऑप्शन नंबर सी, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये इनकरेक्ट है। इन्होंने बोला है कि जब भी आप किसी स्टेट को क्या कर रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो या नई स्टेट बना रहे हो, तो उसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप आर्टिकल नंबर 368 यूज़ नहीं करते हैं कभी भी किसी नई स्टेट को बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और ये इस क्वेश्चन के जितने भी आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे। ए बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर आपने क्या करना है, नई स्टेट बनानी है। ठीक है, जब आपने नई स्टेट बनानी है तो उसके लिए बिल कहाँ पे पास होना चाहिए, पार्लियामेंट में कितनी मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। चलिए बताइए इसका क्या आएगा ऑप्शन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 15%। अगर आपके 50% से ज़्यादा बहुमत आपको अगर पार्लियामेंट में मिलता है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के, जब आपका मोर देन 50%, 50% या 51% अगर आपका वोटिंग आ जाती है, तब आपका क्या है, पूरी तरह से वो जो आपने बिल लाया हुआ है नई स्टेट बनाने के लिए, वो पूरी तरह से पास हो जाता है। चलिए अब आगे 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर्ड है विच टाइप ऑफ मेजोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? चलिए बताइए इसका क्या आएगा। इट रिक्वायर्स ए सिंपल मेजोरिटी, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, मोर देन 15% या 51% आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने नई स्टेट बनानी है तो आपको कितनी परसेंट मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50%, जिसको कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। बड़ा आसान है ये। द यूनियन टेरिटरीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, कौन हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो होते हैं सही 100 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, पर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेजा होता है, जिनको या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जैसे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, पुडुचेरी की बात की जाए, इन तीनों जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर क्या है, एलजी हैं। पर अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, ठीक है, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ की जो यूनियन टेरिटरी है, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट?
इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो है एक प्रोविजन नहीं है नई स्टेट को बनाने के लिए? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ए स्टेट में इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। ऐसा नहीं है किसी स्टेट में से आप क्या कहते हैं, अगर आपने यूनियन टेरिटरी को अगर अलग करना है तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, पर आप एक स्टेट में से क्या कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। आपने दोनों को क्या करना है, यूनियन टेरिटरी ही बनाना है। ठीक है, जब आप एक स्टेट में से यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर रहे हो तो आपने जिस स्टेट में से उसको निकाला उसको भी यूनियन टेरिटरी आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 3 का प्रोविजन है। तभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। बाद में हो सकता है जम्मू कश्मीर या लद्दाख को स्टेटहुड दे दें, पर उस समय कभी भी इनको यूनियन टेरिटरीज नहीं, स्टेट्स नहीं बनाया जा सकता था। चलिए, द पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन बाय, क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब भी आपने नई स्टेट बनानी है यूनियन ऑफ इंडिया में, जब उसको ऐड करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है, तो वो कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चलिए चलिए बताइए 11th का, अगर कोई नई स्टेट बन रही है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल जो है उसको भी अमेंड किया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 4। बताइए अब इसका क्या आंसर आना चाहिए। वेन एवर आर्टिकल नंबर 3 इज यूज, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4th, ठीक है, शेड्यूल 1st एंड शेड्यूल 4th विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स के साथ। ठीक है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स के साथ। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी आप किसी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन की, आपने वहाँ पे शेड्यूल 1 के तहत ये बताना है कि इस स्टेट का अब नाम क्या है। जैसे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नाम होता था ना, तो बाद में नाम चेंज करके क्या हुआ, हमारा नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये नाम कहाँ पर चेंज हुआ था? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब 12th क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बताइए 12th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इन्होंने बोला है जब हमारे देश का फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, कब आया था? इन 1956 में। तब हमारे देश में कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? ये हुई थी ए ऑप्शन, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और एक और चीज़ आप लिख लीजिए, कौन सी वो कमीशन थी जिसने ये चीज़ रिपोर्ट के हमें सबमिट की थी। ठीक है, किसकी कमीशन की रिपोर्ट की वजह से हमारी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनी? वो आएगी फैजल अली कमीशन। ठीक है, फैजल अली कमीशन। चलिए, जब 1956 में हमारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तब हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। चलिए अब 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में अभी? एट प्रेजेंट हमारे देश में कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? चलिए बताइए। हमारे देश में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, जिसमें आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी या दिल्ली भी आती है। दिल्ली को मिला के हमारे देश में अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर चलिए 14th क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आएगा। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लेड बाय फैजल अली? ठीक है, लेड बाय फैजल अली। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 14th का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1956। जो हमारे देश का पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, कब आया था वो? 1956 में। ठीक है, जो फैजल अली कमीशन की रिपोर्टिंग के ऊपर आया था। चलिए 15th के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। गोवा। एक चीज़ बता दूं, जब गोवा हमारी 1954 में आज़ाद हुई थी, टिल 1987, ठीक है, टिल 1987 ये यूटी थी। 1987 में क्या हुआ, इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था। ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा मिला था इसको कब? 1987 में। उससे पहले गोवा क्या थी? एक यूनियन टेरिटरी थी। या
सेंटर द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। चलिए 16th का बताइए, द कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज नॉट बीन रिनेम्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। चलिए बताइए 16th का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश की क्या कैपिटल है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए क्यों इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, जैसे पहले तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है ना। ठीक है, चेन्नई है ना इसकी, तो पहले इसका नाम होता था मद्रास पत्तनम। ठीक है, या मद्रास भी आप कह सकते हैं। जो चेन्नई का पहले नाम होता था वो होता था मद्रास। चलिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता की अब बात करते हैं, कोलकाता का ओल्ड नेम। ठीक है, कोलकाता का ओल्ड नेम होता था कैलकटा। ये तो आपको पता भी होगा, इसका क्या होता था, कैलकटा होता था। और बात करते हैं केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम भी आप कह सकते हो, तिरुवनंतपुरम भी कह सकते हो। तो केरला की जो पहले कैपिटल होती थी, इसका नाम होता था त्रिवेंद्रम। ठीक है, या त्रिवंद्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे 17th क्वेश्चन के ऊपर, दिल्ली का बताइए क्या आंसर आएगा। दिल्ली क्या है एट टाइम, आज के टाइम पे अगर बात की जाए, दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एनसीटी इसको कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो 1969 में इसका नाम चेंज करके, पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहते थे, तो इसका नाम बाद में क्या बन गया, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। ऑप्शन नंबर बी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। 1992 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, जिसमें दिल्ली को एक स्टेटस दिया गया नेशनल कैपिटल रीजन का। चलिए अब इसमें से 19th क्वेश्चन में हमने बताना है कौन सी चीज जो है गलत है। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। दीव क्या है, एक आइलैंड है इन गल्फ ऑफ खंबात, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा, ये भी बिल्कुल ठीक है। 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में हमने क्या किया था, गोवा, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली को क्या कर दिया था, सबको अलग कर दिया था। चलिए, दादर एंड नागर हवेली वर अंडर द फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये गलत है, इसमें क्या आना था, पोर्तुगीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये गोवा, दादर, नागर हवेली वगैरह जो भी थे, ये पोर्तुगीज पोजेशन के अंडर थे, हमने इनको क्या किया था, लिबरेट किया था। ठीक है, पोर्तुगीज वर लिबरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, या हमने इनको खदेड़ा था यहाँ से, जिसकी वजह से फिर हमें ये एरिया हमने फिर एक्वायर किया। चलिए बताइए 20th का क्या आएगा, सिक्किम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे देश का पार्ट बना, वो आएगा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, वैसे तो सही इसका आंसर जो है वो आना था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975 जो था ना, कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ पर क्या था 36 अगर होता, फिर भी वैसे भी 35 तो आना ही आना था। ठीक है, 35th में क्या हुआ था, जो हमारी 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो भी 1975 में ही हुई थी। तो ये हमारी 1975 में 22nd स्टेट बनती है। ठीक है, सिक्किम जो है हमारी कौन सी स्टेट बनती है, 22nd स्टेट बनती है। कब, अब पूरी डेट भी कर लेते हैं, मई 16। ठीक है, मई 16 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम क्या होता है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग बन जाता है, या इंटेग्रल पार्ट बन जाता है। और कौन सी इस नंबर की स्टेट बनती है, 22nd स्टेट। और एक और चीज बता दूं आपको, ठीक है, इट वॉज डन अंडर पब्लिक रेफरेंडम, लोगों ने हमें लिख के दिया था। ठीक है, लोगों ने हमें लिख के दिया था कि क्या कीजिए, आप हमें अपना पार्ट बना लीजिए। ठीक है, कोई भारत देश ने जोर जबरदस्ती से इसको अपना पार्ट नहीं बनाया था, लोगों की मर्जी से हमने क्या किया था, सिक्किम को अपना पार्ट बनाया था। चलिए 21st का बताइए क्या आंसर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैश स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? फिर से ऑप्शन नंबर सी आएगा 36। क्या डेट थी वो? मई 16। ठीक है, मई 16 1975, जब सिक्किम हमारी 22nd स्टेट बन जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, इन्होंने बोला हुआ है एक सेपरेट स्टेट जो वनाचल स्टेट जो है वो कब बनी थी, मतलब बिहार से कैसे बनी थी। ठीक है, हमें पता ही है कैसे बनी थी वो, आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करके। इट वॉज ए पार्लियामेंट्री एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट है जो ये हमारा कब हुआ था। एक चीज़ और आपको बता दूं, वनाचल क्या है ये? ठीक है, वनाचल जो है ये हमारा साउथ बिहार था। इट वॉज ए साउथ बिहार जो हमारे क्या करता था, जन्म देता था किसको? झारखंड मूवमेंट को। उस समय ऐसा कहा जाता है, इसमें क्या थी, 18 डिस्ट्रिक्ट थी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बिहार से अलग कर दिया एक आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following is the correct chronological order of the formation of the states as full-fledged states in the Indian Union? ठीक है, इसमें कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और हरियाणा है। हमने बताना है इनमें से कौन सा इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा। तो इसका मैं आपको पहले ही ऑप्शन बता दूंगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं कौन कौन से डेट पे ये लिखी गई थी, तो यह हमारे देश का पार्ट बनी थी। सबसे पहले नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, फिर आता है हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ईयर पे ये हमारी स्टेट्स बनी थी। नागालैंड जो है ये हमारी बनी थी 1963 में। ठीक है, 1963 में। हरियाणा हमारी बनी थी 1966। हरियाणा को हमने क्या किया था, पंजाब से अलग करके हमारा पार्ट बनाया था। सिक्किम का जैसे हमने पहले बात की, ये हमारी 1975 में बनी थी। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश कब बनी थी हमारी, 1987 में। ठीक है, 1900। सबसे पहले नागालैंड, नागालैंड हमारी 1963 में बनी थी। हरियाणा हमारी 1966 में, सिक्किम हमारी 1975 और अरुणाचल प्रदेश हमारी 1987 में। चलिए अब आगे, चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, कब ये हमारी देश में एग्जिस्टेंस में आई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ को हमने क्या किया था, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द मध्य प्रदेश। 25th का बताइए क्या आंसर आएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों एक ही साल में हमने क्या की थी, अलग की थी इसको। चलिए 25th का बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर 2007। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, ये कब बनी थी हमारी, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, जब इसको हमने क्या किया था, यूपी से अलग कर दिया था। ठीक है, यूपी से हमने इसको सेपरेट कर दिया। पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, जिसके बाद उत्तराखंड को हमने उत्तरांचल का नाम चेंज करके हमने जब इसको स्टेटहुड दिया तो इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज। ठीक है, 26 का बताइए पहले आंसर क्या आएगा। 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इनका जो है हमने अब क्या करना है, फिर से इनके बारे में बात करते हैं। नागालैंड, ठीक है, पहले नागालैंड के बारे में बात करते हैं। नागालैंड कब बनी थी, ये हमारी 1963 में बनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मेघालय। मेघालय जो है हमारी 1969 में बनी थी। इसको हमने क्या किया था, असम से सेपरेट किया था। ठीक है, मेघालय को हमने क्या किया था, जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया था, 1969 के 29 दिसंबर को क्या किया था, हमने इसको असम से जो है अलग किया था। चलिए अब बात करते हैं सिक्किम। ठीक है, जो सिक्किम है, सिक्किम का मैंने आपको पहले ही बताया, सिक्किम हमारी 1975 में बनी थी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो हमारी सबसे डिस्प्यूटेड स्टेट आती है। वो हमने क्या किया, 1987 में इसको जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, नागालैंड। नागालैंड जो है हमारी 1963 में आई थी।
जो हमारी मेघालय है वो 1969 में आई, सिक्किम हमारी 1975 में आई और अरुणाचल प्रदेश हमारी 1987 को आई। चलिए अब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। 27th का बताइए अब क्या आंसर आएगा। 27th का ऑप्शन नंबर सी आएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो इसका सबसे पहले बताते हैं राजस्थान। ये हमारी 1949 में, ठीक है, राजस्थान जो है हमारी 30 मार्च 1949 को जो है पार्ट बनी थी हमारा। ठीक है, इंडिपेंडेंस के 2 सालों के बाद जो है राजस्थान हमारा पार्ट बना था 1949 को। महाराष्ट्र हमारी जो है 1966 में बनी थी, जब हमने बॉम्बे को बाइफरकेट करके क्या कर दिया, गुजरात और महाराष्ट्र में बना दिया। हरियाणा हमारी, सॉरी, जो हमारी महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र हमारी 1960 में बनी थी। ठीक है, महाराष्ट्र 1960 में बनी थी जब हमने बॉम्बे को बाइफरकेट करके, जैसा पहले बताया, गुजरात और महाराष्ट्र में बना दिया। हरियाणा हमारी 1966 में बनी थी जब पंजाब को क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द 1948। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब हमारी देश आज़ाद हुआ था ना, जब 14 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज थी, सॉरी 6 यूनियन, उसमें एक हिमाचल प्रदेश भी हमारी यूनियन टेरिटरी थी। चलिए, 29th का बताइए अब क्या आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैसूर। देखिए, मेरे को जैसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है गलत आएगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। ऐसा नहीं है, मैसूरू का जो है नाम चेंज करके क्या किया गया था, कर्नाटका किया गया था। ठीक है, कर्नाटका, मैसूर का नाम चेंज करके किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है गलत आएगा। जैसा कि आपको पता है, गोवा जो है सेपरेट की गई थी, दमन और दीव, बिल्कुल ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960, आपको पता है ये। हिमाचल प्रदेश व प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हमने ये पिछले क्वेश्चन में ही किया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ULFA, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा, असम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का जो सेशन था MCQs का, यूनियन एंड द टेरिटरीज का, वो उसके ऊपर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि इतने से 30 क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का करेंगे और उसके साथ हम हो सके तो हम सिटीजनशिप भी करेंगे। आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। और आपने हमें कमेंट सेक्शन पे एक और चीज़ बताना है, जो चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, तो हम आपको वो वाली वीडियो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।